आज शाम की पार्टी के शोरगुल और लोगों की भीड़ भाड़ में आस्था खुद को बेहद अकेला महसूस कर रही थी। खिला खिला सा वातावरण भी मन की बोझिल परतों को राहत नहीं दे पा रहा था। बचपन से ही अंतर्मुखी रही है वह, ना कभी किसी को आमंत्रण देती और ना ही कभी स्वीकार करती थी। आज भी शुभांगी की बात तो टाल ही गई, पर शेखर की जिद को टाल नहीं पाई थी। तभी तो उसके कहने पर चली आई थी। भीड़ से दूर छिटक कर बाहर छोटी सी बगिया में आ गई थी। बेला और गुलाब के चटकीले रंगों और महकती सुरभि के बीच छोटी छोटी रंगीन कुर्सियां पड़ी थी। फुहारों से पानी झर रहा था। बीच में छोटा सा जलाशय था। काफ़ी देर तक जल की लहरों को गिनती रही थी। अचानक शेखर की आवाज़ ने उसे चौंका दिया था। दीदी देखो तो कौन आया है। विनीत। शब्द गले में ही घुटकर रह गए। नितांत अजनबी जगह में किसी आत्मीय जन का होना मरुस्थल में झील के समान ही लगा था उसे। मंद हास्य से युक्त उस प्रभावशाली व्यक्तित्व को काफ़ी देर तक निहारती रही थी। तभी तो नमस्कार के बदले नमस्कार कहना भी भूल गई थी। देख रही थी कुछ तो नहीं बदला इस अंतराल में। वही गोरा रंग, उन्नत नासिका और घुंघराले बाल। हाँ, कहीं कहीं बालों में छिटकी सफ़ेदी उम्र का एहसास ज़रूर करा दे रही थी। कैसी हो आस्था? वही पुराना संबोधन कैसा अपना सा लगा था उसे। अच्छी ही हूँ, आप कैसे हैं? इतने वर्षों बाद मात्र औपचारिक से प्रश्नोत्तर ही रह गए थे अब दोनों के बीच। क्या कर रहे हैं आजकल? अपना हॉस्पिटल है, सुबह से शाम तक मरीजों से घिरा रहता हूँ। यूँ समझ लो दिन कट जाता है। विनीत के चेहरे पर घिर आई मधुर मुस्कान में आस्था ने कुछ ढूंढने का प्रयत्न किया। मन में बहुत कुछ उमड़ने घुमड़ने लगा था। मरीजों के अलावा समय बिताने के लिए आपके पास सुंदर पत्नी होगी, भरा पूरा परिवार होगा। चलो अंदर चले, बाहर ठंड है। अपना हाथ उन्होंने आस्था के कंधे पर टिका दिया। मन चाहे व्यक्ति का स्पर्श कितना हृदय स्पर्शी सुखदायी है। कनखियों से निहारा था उसने विनीत को। विनीत के सवाल से एक बार फिर चौंकी थी। शेखर की पत्नी कैसी है? खूब सेवा करती होगी तुम्हारी। वह सवाल कम था, उस पर किया गया कटाक्ष अधिक। ये अच्छी तरह समझ रही थी आस्था। शेखर के ब्याह से पूर्व जब विनीत ने उसे ब्याह के बंधन में बांधना चाहा था और उसका नकारात्मक जवाब सुनकर समझाया भी था, वे सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे, सिर्फ तुम ही अकेली रह जाओगी आस्था। सच ही कहा था विनीत ने। अगर उसका प्रस्ताव तब ठुकराया ना होता तो इस घुटन भरी जिंदगी से मुक्ति तो मिल गई होती। तब परिपक्व और व्यवहारिक बुद्धि वाली आस्था को लगा था कि विनीत स्वप्न जीवी है, मगर आज महसूस कर रही थी कि विनीत तो ठोस धरातल पर ही खड़ा था। उसी ने अपने चारों ओर कर्तव्य निष्ठा की ऐसी सीमा रेखा बांध ली थी जिसे तोड़ना तो दूर, लांघना भी नामुमकिन था। डर रही थी कुछ दिन पहले जो फफोला अंतर में फूटा था, कहीं अपने अतरंग साथी को देखकर उसका मवाद ना रिस जाए। अंदर कमरे में बैठकर विनीत की उपस्थिति में वह सहज नहीं हो पा रही थी। अनचाहे ही वह पूछ बैठी, आप कहाँ रह रहे हैं? यही होटल माउंटेन व्यू में। विनीत सोच रहा था हमेशा की तरह होटल में रहने के लिए टोकेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो खुद ही पूछ लिया उसने, घर आने के लिए नहीं कहोगे आस्था? घर? किसका घर? मेरा कोई घर नहीं है। आह भरी थी आस्था ने। ऐसा क्यों कह रही हो? सच कह रही हूँ। जिस घर को सजाया संवारा, अपने स्नेह से सींचा, अब वहाँ मुझे अपनी स्थिति अनावश्यक और निरर्थक लगती है। विश्वास ना हो तो खुद आकर देखो, कैसे परायों की तरह रह रही हूँ, ऐसे जैसे कोई किराए के घर में रहता है। इतने दिनों का संयम खुद टूटने लगा था। इससे ज़्यादा ना विनीत ने कुछ पूछा, न ही आस्था ने कुछ कहा। लोगों की भीड़ में आस्था शेखर को ढूंढने लगी। घर लौटना चाह रही थी अब। तभी उसे शेखर और शुभांगी आते हुए दिखे। बंगले से बाहर निकलकर आलोक ने
शेखर ने विनीत को निमंत्रण दिया था, लेकिन आस्था फिर भी चुप रही थी। आखिर दूसरे दिन आने का वादा करके विनीत होटल लौट आया। बिस्तर पर लेटे लेटे विनीत बाहर फैले अंधकार को ताकता रहा था। जितनी बार आंखें बंद करने की कोशिश करता, आस्था का उदास चेहरा और बोझिल पलकें उसके सामने आ जाती। वह सोचने लगा, इतनी उदास तो वह तब भी नहीं दिखती थी जब टूटते बिखरते घर को संवारने में संघर्षरत रही थी। सालों पुराना विगत धूल पोंछकर उसके सामने आ गया था। अतीत के गर्भ में बसी उन भूली बिसरी यादों को भुला पाना इतना आसान नहीं था। फिर उन रिश्तों को कैसे भुलाया या झुठलाया जाए जो उसको जीवन से गहरे जुड़े थे। अपने त्याग और खुशियों की आधारशिला पर तो आस्था ने शेखर के भविष्य का निर्माण किया था। आज वही शेखर उसके साथ दुर्व्यवहार करता होगा। विश्वास नहीं हुआ था उसे। उसने भी तो शेखर को बचपन से देखा परखा है। फिर मनमुटाव की यह स्थिति क्यों उपजी? यादों के साए और भी गहराने लगे थे। उन दिनों वह उस शहर में नया नया आया था। आस्था और उसके परिवार से उसका परिचय तब हुआ था जब वह उसकी बीमार अपाहिज माँ का इलाज कराने अक्सर उसके घर जाया करता था। 4 लोगों का परिवार था उसका। पिता डॉक्टर विजय, उनकी अपाहिज पत्नी, भाई शेखर और स्वयं आस्था। बिस्तर पर लेटी आस्था की माँ शांत निश्चेष्ट सी पड़ी छत को टुकुर टुकुर निहारती रहती। जब कभी तकलीफ असहनीय हो जाती तो वे ज़ोर ज़ोर से चित्कार कर उठती। माँ की सेवा शुश्रूषा में डूबी आस्था कभी पिता का संबल बनती, तो कभी माँ का मनोबल बढ़ाती, तो कभी स्नेह का लेप लगाकर छोटे भाई को ममता का कवच पहनाती। वैसे तो पत्नी की सेवा के लिए डॉक्टर विजय ने कई बार नर्स नियुक्त की थी, लेकिन सड़न से भरे हुए उस कमरे से रोगिणी की शंकित और कातर निगाहों का सामना करने की हिम्मत किसी भी नर्स में नहीं थी। तब कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ माँ की देखरेख भी आस्था की दिनचर्या का अंग बन गई थी। थकी हारी आस्था के चेहरे पर उसने कभी भी तनाव की सुर्खी नहीं देखी थी। हमेशा मधुर मुस्कान और निस्सीम पुलक के भाव ही देखे थे। उसे लगता, माँ के उपदेशों से आहत होकर आस्था कभी भी माँ का विरोध क्यों नहीं करती? विरोध ना करे, प्रतिकार तो करे। एक दिन आस्था को विश्वास में लेकर उसने पूछा तो आस्था के नेत्र सजल हो उठे थे। भर राय स्वर में बोली थी, हमेशा से माँ ऐसी नहीं थी विनीत। इस घर में रहकर माँ ने जितना दुलार मुझे दिया है शायद ही किसी दूसरे को मिला होगा। उनके कर्ज से मैं कभी स्वतंत्र नहीं हो सकूंगी। कुछ दिनों पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी दोनों टांगें जाती रही। उनके शरीर का निचला भाग चेतना शून्य होकर रह गया। हंसती खेलती चुस्त दुरुस्त गृहिणी का जीवन बिस्तर और डॉक्टरों की दवाओं तक आकर सिमट जाए तो उसकी मनोदशा क्या होगी? 2 दिनों की बीमारी से इंसान को परेशान कर देती है। माँ जानती है कि यह बीमारी उन्हें आजन्म बर्दाश्त करनी है। हीन भावना से ग्रस्त माँ का मनोबल तो बढ़ा ही सकती हूँ, अगर और कुछ नहीं कर सकती तो। वितृष्णा की जगह पर बेटी की संवेदना को देखकर चकित हो उठा था विनीत। सहानुभूति का दरिया उमड़ पड़ा था उसके मन में आस्था के प्रति। इस सहानुभूति ने कब दोनों के मन में प्रेम का स्थान ले लिया, ये तब जान पाए जब दोनों एक दूसरे के साथ के लिए तरसते थे। पूरे दिन की शिथिलता एक दूसरे के साहचर्य में पल भर में विलुप्त हो जाती थी। इन मधुर क्षणों को कंजूस के धन की भांति दोनों प्रेमी सहेज कर रखते थे। एक दिन विनीत ने जब आस्था के माता पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो इनकार नहीं किया उन्होंने। वे तो स्वयं उस नारकीय वातावरण से अपनी बेटी को निकालना चाह रहे थे, लेकिन आस्था परेशान हो उठी। छोटे भाई शेखर और पिता विजय का ख्याल उसकी खुशियों को तिरोहित कर गया। लेकिन पिता विजय बेटी की खुशियों की चिता पर बेटे का जीवन नहीं संवारना चाहते थे। इसीलिए साधारण सी रस्म के साथ सगाई संपन्न हो गई। उस दिन के बाद विनीत उस घर का ही सदस्य बन गया।
डॉक्टर विजय उसका परिचय बड़े बेटे के रूप में सबसे करवाते थे। प्रकृति भी कैसा मजाक करती है कभी कभी। शादी की तारीख निश्चित करवाने जा रहे थे डॉक्टर विजय। अचानक हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई। कितना अप्रत्याशित था सब। ईंट दर ईंट रखकर जिस महल को दोनों प्रेमियों ने सजाया था, पल भर में ही वह ढह गया। अब तो नैतिक मौलिक दायित्वों के साथ आर्थिक दायित्वों का निर्वहन भी आस्था को ही करना था। सब कुछ तो चूक गया था। पत्नी की बीमारी में डॉक्टर विजय का पति की मृत्यु का दुख ज़्यादा समय तक आस्था की माँ झेल नहीं पाई थी और उन्होंने भी दम तोड़ दिया। तो यूँ बिस्तर पर पड़ी माँ बेटी को कुछ भी तो नहीं दे पाती थी, पर कच्चे धागे के समान सहारा तो था जो टूट गया था। इतनी बड़ी दुनिया में अकेली औरत का रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी तो था। विनीत ने आस्था को उसके दायित्वों के साथ ही अपनाना चाहा था। तुम्हारे दुख सुख और जिम्मेदारी मेरी है आस्था, विश्वास करो, पूरा का पूरा निभाऊंगा इन्हें। पर स्वाभिमानी आस्था कहाँ मानने वाली थी। वो बोल पड़ी थी, भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला कभी सही नहीं होता। तुम्हारे एहसानों के बोझ तले शेखर का व्यक्तित्व दबकर रह जाएगा। ऐसा तब होता जब आर्थिक रूप से तुम मुझ पर निर्भर होती। तुम स्वयं भी तो लेक्चरर हो। हाँ, लेकिन घर तो तुम्हारा है। यदि शेखर मेरा भाई होता तब क्या होता? क्या यूं ही छोड़ देता मैं उसे? दोनों परिस्थितियां अलग अलग हैं। अपने सुख की खातिर शेखर को अभिशप्त जीवन कैसे जीने दूँ? विनीत कुछ नहीं कह पाया था। इतने बड़े वीरान बंगले में दोनों भाई बहन रह गए थे। विनीत नियमित रूप से वहाँ जाता। उसका सहारा बरगद की छांव जैसा प्रतीत होता आस्था को। कुछ भी तो नहीं कर पाती थी उसकी सलाह के बिना। उस वीरान बड़े से बंगले में अकेली आस्था पूरा दिन तो कॉलेज और परिवार का काम निपटाती, पर ज्यों ही शाम की लाली क्षितिज पर आने लगती वह उदास हो जाती थी। नन्ही उम्र के भाई से अपने दुख परेशानियां बांटती भी तो कैसे। कितनी बार मनोबल और संयम टूटे थे। कई बार वह बिखरी थी। अगर विनीत की बाहों का सहारा ना मिला होता तो कब की टूट चुकी होती। दुख तकलीफ और परेशानियों को झेलती आस्था जब परेशान हो उठती तो विनीत के सुदृढ़ कंधों पर सिर टिकाकर सिसक उठती। आंसू की अविरल धारा से मन का पूरा विषाद धुल जाता था। मनोबल टूटता तो सोचती विनीत का प्रस्ताव स्वीकार कर ले, पर तभी शेखर का ध्यान आ जाता। विनीत की दया कहीं उसे आत्महीनता के आगोश में ना समेट ले। कृत्य अकृत्य के चक्रवात में उलझी आस्था कभी दुविधा से निकल नहीं पाई। शेखर दिन पर दिन सफलता के शिखर पर चढ़ता गया। दिन बीते, महीने बीते और फिर वर्ष। एक दिन ऐसा आया जब आस्था की मेहनत रंग लाई और शेखर एक नामी डॉक्टर बन गया। बहुत खुश हुई थी आस्था। रोगियों की सेवा करते शेखर को वह विनीत से परामर्श लेने के लिए कहती। एक बार आय अर्जित करनी शुरू की, शेखर ने तो आस्था को काम पर नहीं जाने दिया। बरसों से संघर्ष करती आस्था खुद भी तो टूट चुकी थी अब तक। जीवन के अवसान की ओर अग्रसर आस्था पूर्ण विश्राम की अधिकारिणी थी भी। बस अब एक और साथ रह गई थी उसके मन में, भाई के लिए एक सुंदर गुणवान जीवन संगनी तलाश करना। हमेशा की तरह विनीत से उसने एक बार फिर मदद मांगी थी। विनीत उसका महज प्रेमी ही नहीं, दोस्त और रहबर भी था। पग पग पर भी दिशा दी थी उसने। अब तक के संघर्षपूर्ण जीवन का श्रेय विनीत को ही तो देती थी वह, लेकिन इस बार शेखर बहन के इस फैसले पर बौखला उठा था। हमेशा दूसरों के लिए सुख का संधान करने वाली बहन को अपना घर संसार बसाने का अधिकार भाई से पहले था। विनीत कितने बरसों से इंतज़ार कर रहा था। आस्था को समझाया था विनीत ने, यूं ही भावनाओं में कब तक बहती रहोगी आस्था? आदर्शों की सलीब पर कब तक टंगी रहोगी? तुम्हारा इंतज़ार करते करते थक चुका हूँ मैं। दिल भी टूट चुका है। जीवन में यही सब तो मायने रखता है। भावनाओं से अलग तो नहीं रहा जा सकता है। अब तो इन बच्चों के
खाने खेलने के दिन है, अब क्या इस उम्र में दुल्हन का जोड़ा पहनूंगी? वह हंस दी थी। तुम्हारे यहाँ रहने या मेरे पास रहने से इन बच्चों को क्या फ़र्क पड़ेगा? सुख दुख बांटने को अनेक दोस्त रिश्तेदार हैं इनके। विनीत ने आस्था को समझाया था, पर नहीं मानी वह। शायद पिंजरे में बंद होकर रहने की आदी हो चुकी थी। हार कर विदेश चला गया था विनीत। शेखर और शुभांगी के ब्याह तक भी नहीं रुका था वह। अपने अरमानों से सजे महल के खंडहरों को देखने के लिए रुकता भी क्यों? अपना कहने को क्या रह गया था यहाँ? 4 सालों तक अमेरिका में रहकर विनीत जब वापस इंडिया लौटा तो दिल्ली में एक हॉस्पिटल खोला। फिर स्वयं को पूर्ण रूप से व्यस्त कर लिया उसने। मरीजों के बीच रहकर कई बार आस्था के पास जाने का मन किया था उसका, पर जा नहीं सका था। कहीं सही व्यवहार नहीं मिला और उसका संवेदनशील मन आहत हुआ तो खुद आस्था ने कब टोह ली थी उसकी। अपनी ही दुनिया में तो रमी रही। फिर भी एकांत के क्षणों में आस्था बहुत याद आती थी। उसका अनिद्य सौंदर्य, शांत संयमित व्यवहार उसे बार बार याद आता। जीवन संध्या की इस बेला में जीवन साथी की कमी हमेशा खलती थी। पिछले साल एक सेमिनार में उसकी मुलाकात शेखर से हो गई थी। इतने सालों बाद मिले शेखर पर सवालों की झड़ी लगा दी थी विनीत ने। हर सवाल आस्था के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। उसके बाद शेखर ही अपने समाचारों से विनीत को अवगत कराता रहा। हर महीने शेखर आता और अपने घर की पूरी खबर उसे दे जाता। ऐसा लगता जैसे सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। इधर पिछले कुछ दिनों से शेखर बहुत परेशान दिख रहा था। हर समय बुझा बुझा सा रहता। विनीत इतने बरसों तक जुड़ा था उस परिवार से, इसलिए थोड़ा सा दुख भी उस परिवार का नहीं सह पाता था। उसने शेखर को कुरेदा तो चुप नहीं रह पाया था वह। फिर उसने कहना शुरू किया, अजीब सा चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है विनीत भैया, आस्था दीदी का। पूरे घर का माहौल ही नारकी बन गया है। विनीत ने उसे अविश्वास से घूरा था। शेखर ने फिर कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे दीदी मेरी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। शुभांगी को मेरे साथ देखकर ईर्ष्यालु हो उठती हैं। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे सुख के लिए जिस बहन ने अपनी खुशियों की तिलांजलि दे दी, वह तुम्हारी दुश्मन कैसे हो सकती है? शुभांगी को वह खुद अपनी इच्छा से तुम्हारी बहू बनाकर लाई थी। ये सच है भैया, पर आप भी दीदी का व्यवहार देखेंगे तो परेशान हो उठेंगे। कभी दरवाजे की दरार में से अंदर झांकती हैं तो कभी दरवाजे की आड़ में होकर पति पत्नी की बातें सुनती हैं। हमारे हर कार्यकलाप और गतिविधियों पर गिद्ध नज़र रखती हैं दीदी। मैंने हमेशा दीदी का आदर किया है, पर शुभांगी तो पराए घर की है। मेरा कुछ कर्तव्य पत्नी के प्रति भी तो है। दीदी के व्यवहार से तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो गया है। शेखर के जाने के बाद विनीत बेहद बेचैन हो उठा था। विश्वास नहीं हो रहा था, पढ़ी लिखी सुलझे विचारों वाली आस्था क्या सच में ऐसा ही व्यवहार करती होगी? आज वह शेखर के कहने पर ही उस शहर में आया था। मन तो कल ही मचल उठा था, लेकिन आस्था ने तो तब एक बार भी रुकने के लिए नहीं कहा था। यूँ चले जाना शिष्टाचार के विरुद्ध नहीं होता क्या? आस्था के कहे शब्द उसके अंतःस्थल को एक बार फिर कर उठने लगे थे। सुबह उठकर उसने अपना सामान सूटकेस में बंद किया और आस्था के घर की ओर रवाना हो गया। टैक्सी वाले को पैसे दिए और बाहर लॉन में आकर खड़ा हो गया था। पहले का समय होता तो धड़धड़ाते हुए बंगले की सीढ़ियाँ चढ़कर सीधे आस्था के कमरे में पहुंच जाता, लेकिन अब एक अव्यक्त संकोच ने उसके पांव जकड़ लिए थे। काफ़ी देर तक वह असमंजस की स्थिति में दरवाजे पर ही टिका रहा। अंदर से आती आवाज़ ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया था। गलत समय पर तो नहीं आ गया? उसे लगा नहीं आना चाहिए था इस समय। शांत, सहिष्णु और संयमित आस्था का कभी उग्र स्वर नहीं सुना था उसने। और आज ये आवाज़ें? लौटने को हुआ तो शेखर की गाड़ी की आवाज़ ने रोक दिया उसे। कहाँ जा रहे हो भैया? ये सब तो रोज ही होता है यहाँ। वापस लौटते हुए विनीत को रोककर शेखर उसे ड्राइंग रूम में ले आया। विनीत सोच रहा था, शांत निश्चल स्वभाव वाली आस्था को कभी क्रोध आता भी तो
मुंह से कभी कुछ न कहती थी, बस माथे पर बल डाल देती थी। पूरे 8 साल के परिचय की उसकी एक एक भंगिमा, एक एक आदत याद हो गई थी उसे। ऐसा तीखा व्यवहार तो अनपेक्षित ही था आस्था का। शेखर के खबर देने पर आस्था अंदर आकर कमरे में बैठ गई थी। विनीत को ऐसा लगा आस्था को देखकर जैसे कोई नन्हा बालक मचल मचल कर जिद कर रहा हो और अब रोकर खुद को हल्का महसूस कर रहा हो। कुछ देर बाद खाना खाकर शेखर और शुभांगी अपने बेडरूम में चले गए तो आस्था उसके पास आकर कमरे में बैठ गई थी। उसे लगा आस्था के मन में भाई भाभी के प्रति उपजी ईर्ष्या ने असुरक्षा को जन्म दिया है। ठंड नहीं लग रही है? खिड़की क्यों नहीं बंद कर लेते? आस्था का साधिकार आग्रह अच्छा लगा था उसे। रहने दो, अच्छा लग रहा है। उसने आस्था का हाथ पकड़ लिया। नींद नहीं आ रही है? पूछा। नहीं, ये दोनों रात 11 बजे कमरे में बंद हो जाते हैं। मैं अकेली बाहर घूमती रहती हूँ। आस्था के शब्दों में अश्लीलता का पुट था। ब्याहता पति पत्नी का इतनी रात को अपने बेडरूम में जाना गलत था क्या? पूरा दिन हॉस्पिटल में मरीजों की तीमारदारी करने के बाद 2 पल सुस्ताने में असंगत तो कुछ भी नहीं था। विनीत सोच रहा था, तुम अपना समय कैसे बिताती हो? कुछ खास नहीं करने को। घर पर तो पूरा आधिपत्य शुभांगी का ही है। कॉलेज की नौकरी जबरन शेखर ने छुड़वा दी। 4 पैसे कमाती थी तो लगता था मेरा भी कोई वजूद है। ऐसा क्यों सोचती हो आस्था? बहुत काम किया है तुमने, अब कुछ पल सुस्ता लो। शेखर तुम्हें आराम करते देखना चाहता है। विनीत ने अपने स्नेहल स्पर्श से उसके कंधे को छुआ तो कांप गई थी आस्था। कितना अपनत्व भरा स्पर्श था आस्था के लिए। घंटों यूं ही बातें करते रहे थे दोनों। उसके बाद कुछ दिन और रहा था विनीत वहाँ। शुभांगी हर काम आस्था से पूछकर करती थी। ऐसा कभी नहीं लगा उसे कि आस्था का कोई अपमान कर रहा है। शायद भाई भाभी के सुखी दाम्पत्य को देखकर आस्था ईर्ष्या से जलने लगी है। चिर कुंवारेपन की बगिया में उसकी सुप्त आकांक्षाएं गृहस्थी का फूल खिलाने का सपना देख रही है शायद। अगर ऐसा हो तो आस्था क्यों नहीं आ जाती उसके पास? वह तो अब भी प्रतीक्षारत है। जब तक विनीत वहाँ रहा आस्था खिली खिली सी रही। परसों पुराने मधुर क्षण याद आ गए थे उसे। आखिर वह दिन भी आया जब विनीत को लौटना था। सामान बांधते हुए उसके हाथ आस्था के शब्दों से रुक गए थे। मत जाओ विनीत, तुम चले गए तो सुबह के इंतज़ार में पूरी रात करवटें बदलती रहूँगी। तुम मेरी दुर्दशा देख तो रहे हो। कुछ देर रुककर फिर फुसफुसाहट सुनी थी विनीत ने। इसमें मेरा क्या दोष है विनीत? गलत समझा है तुमने आस्था। दोषी कोई भी नहीं, दोषी यह घटना क्रम है जिसने हमें एक बार नए मोड़ पर खड़ा कर दिया और नदी के 2 किनारों के समान हम आज तक नहीं मिल पाए। जीवन के 2 राहों पर खड़े 2 राही आज तक एक साथ जीने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, पर लगता है वह दिन शायद कभी नहीं आएगा। आस्था अबोध बालिका की तरह विनीत का मुंह देख रही थी। विनीत कहता रहा, अपने भाई और भाभी को अपने जीवन में व्यस्त देखकर तुम्हें अपने अकेलेपन का एहसास हो रहा है। मैंने तुम्हें तब भी कहा था कि तुम ही अकेली रह जाओगी। शेखर अब बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारी उंगली पकड़कर चलेगा। अपने जीवन के फैसले लेने में अब वह खुद सक्षम है। पीछे लौटना तो मुश्किल है आस्था। सामने अब भी सुनहरी सुबह हमारा इंतज़ार कर रही है। तुम्हारी तरह मैं भी बहुत अकेला हूँ आस्था। आस्था उदास आंखों से उसे निहारती रही थी। फिर बोल उठी थी, कहीं तमन्नाओं का बहलाव तो नहीं है यह विनीत? कहीं आकांक्षाओं का बहलाव तो नहीं है यह विनीत? नहीं आस्था, पुराने रिश्तों पर नए संबंधों की मोहर ही तो लगानी है। सहसा आस्था को अपनी जीवन संध्या का एहसास होने लगा था। प्रतिक्षण प्रतिपल एक दूसरे का रास्ता जोहते प्रेमी अगर अब भी नहीं मिले तो बहुत देर हो जाएगी। आंसू के 2 कतरे आस्था की आंखों से टपके तो विनीत ने उन्हें पोंछ लिया था। फिर अपनी बाहों में भींचकर पूछा था उसने, ये आंसू किस लिए हैं आस्था? जो पीछे छूट गया उसके लिए नहीं है ये आंसू विनीत। आने वाली सुबह की खुशी के हैं ये आंसू। अब मुझे अकेला मत छोड़ना। विनीत ने अपनी हथेली आस्था के होठों पर रख दी थी। आंसुओं के 2 बूंदे टप टप गिर रहे थे। उधर
शेखर और शुभांगी की भी आंखें नम हो गई थी। आज शेखर बहुत खुश था अपनी दीदी का नया जीवन बनते हुए देखकर। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।